खास मेहमान मौजूद हैं मेरे साथ। मौजूद हैं आर्टिकल 370 फिल्म की हीरोइन यामी गौतम और प्रोड्यूसर आदित्य धार। दोनों का अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपने एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई है आर्टिकल 370। बॉक्स ऑफिस पर यह अच्छा कामकाज भी कर रही है, लेकिन इस फिल्म बनाने की आपके लिए मजबूरी थी या जरूरी थी? ये जो कहानी थी या जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, वो एक बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था। एक ऐसा मूवमेंट था जो बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि कश्मीर में क्या क्या प्रॉब्लम है, देखी भी है, फर्स्ट हैंड देखी थी। तो कहीं ना तो कहीं जब ये एब्रोगेट हुआ तो दिल भर आया, इमोशनल हो गए। बट ये पता था ये एब्रोगेट किस तरीके, ये एब्रोगेट हुआ है, मगर ये नहीं पता था कि किस तरीके से हुआ है। और कहीं ना तो कहीं 1-1.5 साल पहले एक मेरे जर्नलिस्ट मित्र है जिन्होंने मेरे को काफ़ी डिटेल में बताया था कि कैसे हुआ था, कैसे प्लानिंग हुई थी और कैसे एग्जीक्यूशन हुआ था। और वहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ और हम लिटरली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह उसको इन्वेस्टिगेट करने लगे जी। जब रिसर्च तैयार हुआ तब हमें समझ में आया कि यार ये कहानी तो दुनिया के सामने लानी ही चाहिए। जी यामी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आदित्य ने बताया कि क्या कारण रहे कि इस फिल्म को बनाया, लेकिन आपने उरी में भी एक कैरेक्टर को परफॉर्म किया है, बहुत बेहतरीन कैरेक्टर था वो। लेकिन इस बारी आप रियल लाइफ इंटेलिजेंस NIA अफसर का किरदार आप निभा रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू देशभक्ति क्या है? क्योंकि देशभक्ति के बारे में हमारे देश में बहुत बात होती है, तो देशभक्ति आपकी नजर में क्या है? देशभक्ति मुझे लगता है मेरी नज़र में जिस तरह की हम नागरिक हैं कि अपने हक से ज़्यादा अपने जिम्मेदारियों को समझें। और कोई तुलना नहीं है जो हमारे डिफेंस फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी CRPF या जो भी हर एक इंसान, एजेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंट्स जिनके बारे में हम कभी भी उनका नाम नहीं जान पाएंगे, पर उनका काम इस तरह का होगा कि हम अगर आज यहाँ सुरक्षित बैठे हैं जी, तो वो उनमें उनका भी योगदान है। तो उसकी तुलना तो नहीं कर सकते, पर ये कर सकते हैं कि जहाँ मौका मिलता है बतौर एक्टर किसी ऐसे फिल्म के साथ जुड़ने का, जहाँ पर ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। पहले बतौर एक्टर तो मेरा जो मेरा तो धर्म है, मेरा कर्म है, ये मेरा काम, वो सही होनी चाहिए। उसका जो तत्व है स्टोरी का, वो इंटेंशन, भाव करेक्ट होना चाहिए। और अगर कहीं मौका मिलता है कि ऐसी फिल्म के साथ जुड़ने का जहां पर अंत में लोग तालियां बजाकर बाहर जब निकलें और उन्हें लगे हाँ यार बच्चा खुद कहे कि मुझे जाना है आर्मी में या मुझे जाना है ब्यूरोक्रेसी में या डिफेंस में जी। तो मुझे अभी भी कल ही किसी ने वीडियो भेजा, 3 साल का बेटा है किसी का, और उनका जो आई थिंक कोई यूनिफॉर्म डे होता है, आप क्या बनना चाहेंगे, और वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है। तो अगर वो भावना, इतने अनजान लोग बैठकर एक फिल्म देखते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, बट एक भावना जो सबको जोड़ देती है और आप जय हिंद बोल रहे हैं, आप एक वो अतुलनीय है। आई थिंक अगर वो हम जागरूक कर सकें, अगर वो किसी को महसूस करा सकें अपने काम के जरिए, तो मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा कुछ सही काम किया है। नहीं, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हैं, लेकिन इस फिल्म की अगर मैं बात करूं खास तौर पर, तो अल जिहाद के नारे लगते हैं, हर घर से निकले का बुरहान जैसे नारे लगते हैं। क्या आप मानती हैं कि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था? क्योंकि इसको लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहती हैं यामी? देखिए, क्योंकि फिल्म हम यही कह रहे हैं, फिल्म रियल इंसिडेंट्स पे, रियल ट्रू इंसिडेंट्स पे आधारित है। और तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक ही जी, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में है बिल्कुल। और अगर आप फुटेज देखें जो फिल्म के शुरुआत में जो इतिहास भी अगर आप देखें से आज तक, वो सब रियल फुटेज है, वो हमने कुछ शूट नहीं किया है, वो सब पब्लिक डोमेन है, इनमें इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये जब बताने के लिए कि 370 क्या है, क्यों जरूरी था इसे हटाना, वो बहुत जरूरी है जो ये बताने के लिए कि क्या हो रहा था, क्या कारण था कि इस तरह का इतना बड़ा ऐतिहासिक एक स्टेप लेना बहुत जरूरी था।
तो वो इंट्रोडक्शन देना ऑडियंस को, जो नॉन कश्मीरी है, जो वहां नहीं रहते, ऑफ कोर्स न्यूज में देखते रहते हैं, बट उनके जितना भी जी लेकिन क्योंकि ये बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है, इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी है, और आपको पता होगा कि जब आप ये फिल्म बनाकर आएंगे तो इसमें पॉलिटिक्स होगी, और वो पॉलिटिक्स का एक पार्ट शुरू भी हमने होता हुआ देखा और उसको आगे बढ़ता हुआ भी देखा। तो जब इसके ऊपर राजनीति होती है, क्योंकि इसको एक पॉलिटिकल साइड की बात मानी जाता है, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करती हैं? तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी है, मैं पढ़ती हूँ, मैं उसे एक कहानी की तरह ही देखती हूँ। ऑफ कोर्स जब आप जैसे आप सुनते हैं कि ये रियल इवेंट्स पे आधारित है, तो नेचुरली बहुत ज्यादा कंपेलिंग हो जाती है। मुझे पता था ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, ऑफ कोर्स इसमें हर तरह का डिबेट होगा, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि आप ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते, पर मुझे एक बात का विश्वास था कि जो भी होगा उसका सार अच्छा ही आएगा, क्योंकि हमारी कोई मंशा नहीं है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं कि अच्छा कुछ कोई लोग आप कोई नाराज हो, कोई भी पीस लविंग होगा, किसी को कोई शांति चाहेगा अपने देश में, क्योंकि फाइनली ये आर्टिकल क्या लेकर आया है, एक हमारा एक झंडा, एक संविधान जिसकी हम बात कर रहे हैं, शांति, वहां के स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स कम हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि हम वहां शूट करके आए हैं, बात करके आए हैं, लोकल जितने भी लोकल लोग हैं, इसलिए मैं तो अपनी रियलिटी बता रही हूँ जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। आदित्यधार, ये सवाल आपसे है मेरा, जब आदित्य इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है तो आपके मन में क्या आता है, आपकी तरफ से जवाब क्या आता है? ये कहा जाता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, 2024 के चुनाव से पहले आई है, नरेंद्र मोदी को फायदा करने के लिए आई है। इस विषय पर बतौर प्रोड्यूसर आपका रिएक्शन क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप जवाब दे होंगे फिर। नहीं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उनको ऐसी छोटी फिल्म की ज़रूरत नहीं है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, वोट्स पाने के लिए। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि सबके सामने बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। कश्मीर की अगर आप आज की डेट में आप कश्मीर जाते हैं और सिचुएशन देखते हैं, तो 2019 से पहले और 2019 का कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमने एक कहानी बताई है जो कि सत्य घटनाओं पे से प्रेरित है, और आपके पास रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। कोई ऐसा आदमी जो इसको प्रोपेगेंडा बोल रहा है, क्या वो ये कहना चाहता है कि 2019 से पहले जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी या मिलिटेंट्स आर्मी वालों को मारते थे तब कश्मीर ज़्यादा बेहतर था और अब खराब हो गया? ये प्रोपेगेंडा मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि किस बात से कह रहे हैं प्रोपेगेंडा। अगर हमने आज की डेट में ये फिल्म रिलीज़ करी है, हमने इस वजह से रिलीज़ करी है एज अ प्रोड्यूसर कि हमारे को एक विंडो चाहिए होता है, एक छोटी फिल्म को एक विंडो चाहिए होता है जहां पे वो बड़ी फिल्मों के बीच में मेरा ना जाए। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, लेकिन इस सवाल एक और सवाल है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये फिल्म बैन हो गई है, यानी मिडिल ईस्ट में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। इसको जब आपको ये खबर पता लगी तो उस पर आपका रिएक्शन क्या था? यामी, आदित्य, बोथ, और डायरेक्टर साहब से भी ये सवाल मैं पूछूंगा। आदित्यधार, पहले आप बताइए जरा, जब बैन कर दिया गया गल्फ में इस फिल्म को। बिल्कुल, हमें एक्चुअली काफ़ी आश्चर्य हुआ, हमें समझ में नहीं आया कि इसका क्या रीज़न था, बिकॉज जो फिल्म है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। वो बताती है कि कैसे इंडिया में, कश्मीर में कैसे आर्टिकल 370 को इस्तेमाल किया जा रहा था अलगाववादी ग्रुप्स के द्वारा या कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा टू सेफगार्ड देमसेल्व्स। उसके पीछे छुप के वो गलत काम कर पा रहे थे और उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या कुछ किसी उस गलत काम की कोई भरपाई नहीं करनी पड़ रही थी। तो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि उरी रिलीज़ हुई है गल्फ में, ज़ीरो डार्क 30 रिलीज़ हुई है गल्फ में, तो मुझे ये लगा कि हमारी फिल्म में ऐसा क्या था जो गलत था, बिकॉज ये टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। और जहाँ तक मुझे पता है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज़ टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये इसको बैन करने का क्या रीज़न था। वो थोड़ा सा ये एजेंडा, ये देखिए यामी गौतम, क्या आपको लगता है ये एजेंडा ग्लोबल है, इसी वजह से इतने शार्प अटैक आ रहे हैं? ये फिल्म छोटी जरूर है लेकिन इसका हल्ला बहुत है। ये फिल्म छोटी जरूर है लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। ये फिल्म छोटी जरूर है लेकिन धारा 370 का हटना इस देश के अंदर ऐतिहासिक रहा है, और ये फिल्म भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये कोई सामान्य फिल्म नहीं है। एजेंडा ग्लोबल है। जी बिल्कुल है और हर एक को इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, जो शांति चाहता है, जो अमन चाहता है, जो टेररिज्म के खिलाफ है,
तो सच में ये मैंने इनफैक्ट 2 बार पूछा कि आर यू श्योर, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्यों ये फिल्म बैन होगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में ऐसा कोई विवाद नहीं है इस फिल्म को लेकर। ऑफ कोर्स चर्चा है, और जो चर्चा होनी भी चाहिए, कुछ सवाल होने चाहिए, अच्छे सवाल होने चाहिए सराहना के साथ साथ, बट ऐसा कहीं विवाद मैंने सुना नहीं फिल्म को लेकर। तो हम मैं अभी भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसा क्योंकि कोई जवाब नहीं आया है, कोई रीजन नहीं है। तो शायद आप लोग बेहतर जरिया है, आप लोग बेहतर चैनल है, अगर आप पूछ सकें, क्योंकि हमें सच में इस बात का जवाब नहीं पता है। यामी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर हाल ही में कश्मीर के दौरे पर थे और वो क्रिकेट खेलते हुए उनकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई। तो कश्मीर में आपने तो शूटिंग भी करी है, तो क्या आपको महसूस हुआ, और आज के कश्मीर के लिए आप क्या कहना चाहेंगी 370 हटने के बाद वाले कश्मीर के लिए? जी, जब हमने लैंड किया कश्मीर में और अपना नेशनल झंडा देखा, अपना राष्ट्रीय तिरंगा, जी बहुत अच्छा लगा। वो कहीं भी देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब वहाँ देखा तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला थॉट था। दूसरा, मैंने सोचा नहीं था वहाँ मुझे ट्रैफिक जाम मिलेगा, क्योंकि टूरिज्म इतना था, टूरिस्ट बसेस इतनी थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मैम टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा, ये तो चलो अच्छी बात है। तो धीरे धीरे करके एक होता है, आपको ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। फिर हम लोग जब शूट करने लगे, जब जो क्रू होता है या जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, आपकी टीम बाहर जाती है, घूमती है, और सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अच्छा लोकल्स, ऑफ कोर्स वो जिज्ञासा तो है। हमने किसी को बताया नहीं है हम क्या फिल्म शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी तरह का कोई जस्ट पोटेंशियली भी कोई खनन आए कोई काम में। तो जब लोकल वहाँ के थे, उनके मुंह से सुना, मेरी गर्दन हल्की सी मुड़ी। मुझे याद है कि 370 के बाद ना कुछ 3-4 साल से काफी बेहतर हालात हैं। ये वहाँ के लोकल्स ने बोला, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं आप। पथराव, जी बिल्कुल पथराव कम है। मैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देख रही हूँ, मतलब स्कूल्स खुले रहते हैं, कोई इंटरनेट बैन नहीं होता है, या पथराव बिल्कुल खत्म हो गए। हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे, हाँ, वो बिल्कुल डाउनटाउन कश्मीर, जहाँ पे कुछ साल पहले तक अथॉरिटीज अलाउ नहीं करती थी अंदर जाना, खुद नहीं जा पाती थी, वहां पे हमने जाके शूट किया। 250 लोग थे वहां पे हमारे शूटिंग में, और मजाल है कोई एक छोटा सा भी इंसिडेंट हुआ हो। इनफैक्ट हमारे को लोकल कश्मीरियों ने इतना सपोर्ट किया, अपार्ट फ्रॉम JNK पुलिस एंड CRPF एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल कश्मीरी थे उन्होंने इतना हमारा आदर सत्कार किया कि बिल्कुल ही वो कहते ना कि गदगद हो गए। तो बहुत खुशी मिली, और खुले जाते थे हम। मंदिर गए, खीर भवानी, जीठियर, शंकराचार्य मंदिर गए, सारे डल लेक पे घूमे। कोई कहीं पे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है, या कोई कुछ कर देगा। डेवलपमेंट इतनी हो रही है कश्मीर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। ये इस समय हमारे माध्यम से, हमारे नेटवर्क के माध्यम से आपको करोड़ों व्यूअर्स देख रहे हैं, डिजिटली भी और चैनल के माध्यम से भी। तो ये पता लग रहा है कि कश्मीर कितना सामान्य हो गया है। धारा 370 हटने के बाद स्थितियां कैसी हुई हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस फिल्म की तारीफ करी और कहा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। जी, वो जो स्पीच दे रहे थे, जो मैंने सुना पूरा, ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने तो सारे वो दिन याद आ जाते हैं बचपन से लेकर आज तक, जहां आपको लगता है अभी भी कितना अचंभा महसूस होता है कि अच्छा, इतने बड़े हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारी छोटी सी फिल्म के बारे में वो जानते हैं क्या, वो और जिसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत गर्व की बात नहीं है। और जब प्रधानमंत्री ने बोला तो उसके बाद जी हर तरफ ये हेडलाइन थी, खबर थी। लेकिन आप दोनों ने प्रोफेशनल फ्रंट पे तो ये फिल्म बनाई है और ये अच्छा कर रही है फिल्म, लेकिन पर्सनल फ्रंट में भी एक आपको खुशखबरी मिली है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद रमेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस संवाद को करने के लिए, इस साक्षात्कार को करने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। Thank you, Amish ji. Pleasure talking to you. Thank